अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.4 में हमने एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड सीखा था। अब 9.5 जो है वो एक्सटेंशन है हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 की, जिसमें हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो 9.5 एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के लिए कि आपने इक्वेशन, जब आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन ना हो तो आपने उसको एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे बनाना है। आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे एम डी एक्स है प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे जब m का डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x और वो दोनों आपस में इक्वल ना आए, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। तो हमने एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसको अगर हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। तो उस फैक्टर को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर आपके पास एम वाई, आपने करना ये है कि m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर देना है इन द स्टार्ट में, और n को डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। वही जो एग्जैक्ट की कंडीशन के लिए हम करते हैं। एम वाई माइनस एन एक्स को अगर n से डिवाइड करें और जो आंसर है वो x वेरिएबल में आए, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की रेज टू पावर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में वो px dx, वो जो आंसर आएगा यहाँ। दूसरा रूल हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एन एक्स में से एम वाई माइनस करें और m से डिवाइड करें और वो y का वेरिएबल का आंसर आए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन, ये जो आंसर आया dy। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर आपके पास m dx और n dy, ये जो आपके पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब सारी की सारी सेम पावर में आ जाए। अगर उसकी डिग्री सेम हो जाए, होमोजीनियस है आपके पास, और x को m से मल्टीप्लाई करें, उसको ऐड करें y को n के साथ, और ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 ओवर दैट थिंग जो यहाँ पे आपने फाइंड की। चौथा रूल ये कहता है कि अगर m dx और n dy 0 है, और उसकी हम ये फॉर्म बना सकते हैं। कौन सी फॉर्म, कि यहाँ dx का जो कोफिशिएंट है उसमें से y कॉमन बन रहा हो, और dy का जो कोफिशिएंट है उसमें से x कॉमन बन रहा हो। तब हमने क्या करना है कि xm माइनस वाई एन इक्वल टू 0 नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर दैट फंक्शन होगा। अब हम एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स सॉल्व की हुई हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व हैं। एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व हुई हुई है। इसके अलावा जो है एग्जांपल नंबर 20 सॉल्व हुई हुई है। ये सारी बुक में सॉल्व हैं। मैं बेसिकली आपको एक्सरसाइज का सोल्यूशन देना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेथड समझे हुए हैं, सिर्फ आपको सोल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ज़रूरी डिफरेंशियल्स भी हैं कि जब आपके पास इस फॉर्म का आंसर हो तो हम उसको लिख सकते हैं डी ऑफ पी वाई ओवर एक्स लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म का आंसर हो तो डी ऑफ एक्स ओवर वाई। ये कुछ डिफरेंशियल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की मैंने दोबारा से यहाँ पे कुछ रूल्स लिख दिए हैं कि आप समरी बना के अपने लिए रखना चाहते हैं फार्मूलाज की, तो ये रख सकते हैं। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.5। सबसे पहली जो है आपके पास जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब dx का कोफिशिएंट m है और dy का कोफिशिएंट हमारे पास n है। m को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एम वाई माइनस एन एक्स को n से डिवाइड करें, तो देखिए आंसर x वेरिएबल में आ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन, ये जो आपके पास फंक्शन आया dx। तो इंटीग्रेशन हम सिंपल इसकी करेंगे तो नेगेटिव टू ln x आ गया। ln की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ कोफिशिएंट जो होता है उसकी पावर में चला जाता है, तो यहाँ पावर में मोस्टली जितने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के होंगे वो मोस्टली ln में आ रहे होंगे ज़्यादातर। अब ये पावर x रेज टू पावर -2 बन गया। e और ln दोनों एंटी ऑफ ईच अदर है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, x रेज टू पावर -2 यानी 1 ओवर x स्क्वायर।
अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है ये आपने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपके पास m बन गया और dy का कोफिशिएंट n। m को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है। जब इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए तो m को लिखते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल x और n को लिखते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल y। जो x वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x और जो आपके पास y वाली है उसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y। जब ये इंटीग्रेट हो जाएगी तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है कि हम लिखते हैं इसको इक्वल्स टू c और c लिखने के बाद ये जितने भी फंक्शंस हैं, लेकिन कोई रिपीट ना हो, जितने भी फंक्शंस हैं ये वहाँ लिख दिए जाते हैं, c के साथ कंबाइन की जाती है। जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो दोनों तरीके मैंने आपको एक्सरसाइज 9.4 में बताए हैं। एक तो लेंथी मेथड है कि पहले इंटीग्रेट करें फिर डिफरेंशिएट करें फिर इंटीग्रेट करें, और एक डायरेक्ट मेथड है कि दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करने के बाद दोनों के सॉल्यूशंस को कंबाइन करके इक्वल टू c लिख लिया जाए, लेकिन कोई फंक्शन आपने रिपीट नहीं करना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने सबसे पहले तो इसको देखें रीअरेंज कर लिया, dx ये x को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे इसका कोफिशिएंट यहाँ से एंड कर लिया, x मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड करके इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब m y और n x यहाँ पे इक्वल है तो ये इक्वेशन बाय चांस एग्जैक्ट है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है आपने, m जो होता है वो हमेशा पार्शियल f ओवर पार्शियल x होता है और जो n होता है वो पार्शियल f ओवर पार्शियल y। इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x और ये इंटीग्रेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। जब भी x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर होगा जो कि इन टर्म्स ऑफ y होगा। जब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर होगा जो कि विद रिस्पेक्ट टू x है। दोनों को कंबाइन करके यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं इक्वल्स टू c। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएं। आपके पास अगेन ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो nx माइनस एम वाई ओवर एम, सेकेंड रूल लग रहा है क्योंकि फर्स्ट रूल में वहाँ पे वेरिएबल x की फॉर्म में नहीं आ रहा था। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंगली जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज किया, तो यहाँ पे जो आंसर बना वो y की टर्म्स में था। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो इंटीग्रेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू y की अगेन वही हुआ कि ln की प्रॉपर्टी होती है कोफिशिएंट पावर में आ जाता है और उसके बाद ln और e कैंसिल आउट होकर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी मेन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, रीअरेंज करें, m फाइंड कर लें, n फाइंड करें, तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन अब एग्जैक्ट बन गई है। एग्जैक्ट बनने के बाद आपने उसको इसी तरह से जैसे 9.4 में आपको प्रॉपरली मेथड समझाए गए हैं और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझा दिया है, इसी तरह से आपने जनरल सोल्यूशन यहाँ फाइंड कर लेना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि एम वाई और एन एक्स जब आपने फाइंड किया तो वो एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे हमने सेकेंड रूल अप्लाई किया, सेकेंड रूल अप्लाई करने के बाद देखा कि वाई वेरिएबल में ही आंसर आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने अपनी इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन अरेंज्ड फॉर्म की थी। मल्टीप्लाई करने के बाद डी एक्स का कोफिशिएंट m है, डी वाई का कोफिशिएंट n है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एम वाई है वो इक्वल आ गया है एन एक्स के, तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। तो अब m को लिखते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल x और n को लिखते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल y। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेट करने के बाद दोनों के सॉल्यूशंस को हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके हम यहाँ से लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह से हमने फर्स्ट रूल यूज़ करते हुए, क्योंकि सेकेंड रूल में y वेरिएबल की फॉर्म में नहीं आ रहा था, तो आप फर्स्ट रूल में इजीली जब आपके पास कांस्टेंट होता है तो बेसिकली हम उसको ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि x वेरिएबल की फॉर्म में है, y वेरिएबल की फॉर्म में, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0 एज वेल। तो ये आपके पास p ऑफ x है सिंपल, इसकी इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर xi, मल्टीप्लाई किया इसको इक्वेशन के दोनों साइड पे, dx का कोफिशिएंट m है और dy का कोफिशिएंट n है। एम वाई इक्वल आ गया एन एक्स के, तो एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो आगे आपने उसी तरह से एग्जैक्ट इक्वेशन के मेथड से किया। मैंने यहाँ पे कंबाइनिंग के सोल्यूशन से नहीं किया क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी टफ लग रही है, टफ है नहीं बाय द वे, लेकिन आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएंगी तो लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि इसी इक्वेशन को पिक किया,
इसी इक्वेशन में मैंने इसको क्या कर लिया कि यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेट करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट कर ली मैंने दूसरी इक्वेशन से लेके, और यहाँ से आपके पास अब एच प्राइम ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वहाँ से जो एच कांस्टेंट फाइंड हो गया उसको वापस अपने फंक्शन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल हमने इसको एग्जैक्ट बनाया है फर्स्ट रूल को यूज़ करते हुए, सिंपल उसी तरीके से जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने दोनों इक्वेशंस को चला के इंटीग्रेट किया रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली, और जनरल सोल्यूशन में उनको कंबाइन कर लिया। ये सारे मेथड आप प्रीवियस क्वेश्चंस में से समझ सकते हैं जो मैंने स्टार्ट से एक्सरसाइज कराई है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन से मैंने आपको सारा मेथड क्लियर कर दिया है। अब आपके लिए ये सोल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ से देख के कर सकते हैं, और अगर आपको कोई स्टेप लगता है कि यहाँ पे कोई पे साइन की मिस्टेक हो गई है या कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट मेरे नोट्स हैं जो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपको कुछ यहाँ से इंटीग्रेशन में या स्टेप्स में कुछ हेल्प हो जाए। साइन वगैरह में या कोई भी मिस्टेक होती है तो आपने वहाँ से फिगर आउट करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंटीग्रेशन टफ है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आ गई, तो वो सारा मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एग्जैक्ट नहीं था तो फर्स्ट रूल यूज़ करते हुए उसको एग्जैक्ट बनाया। फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई क्योंकि एम वाई एन एक्स के इक्वल है। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को रेस्पेक्टिव वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करके उसका जनरल सोल्यूशन लिख लेना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 में, अब क्वेश्चन नंबर 11 में ना पहला रूल अप्लाई हुआ ना सेकेंड रूल, क्योंकि उनके वेरिएबल्स जो थे वो नहीं मिक्स वेरिएबल्स आए। जब फर्स्ट रूल में आपके पास एक्स वेरिएबल में आंसर आना चाहिए, सेकेंड रूल में वाई वेरिएबल में आंसर आना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं आ रहा था, तो इसलिए अब हमने इसमें नेक्स्ट रूल यूज़ किया। तो एक्स एम वाई माइनस वाई एन इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर दैट फंक्शन ले सकते हैं। उसको इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, m फाइंड हो गया, n फाइंड हो गया। तो आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट ऑब्वियसली बनती है, तो यहाँ बहुत टफ डिफ्रेंसिएशन बन रही थी, तो बस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि m y n x की इक्वल है। अब इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, m जो होता है वो पार्शियल f और पार्शियल x होता है, तो इसको इंटीग्रेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम कैसे करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको एक्स वाई के साथ भी डिवाइड कर दिया, और फिर डिनोमिनेटर को 1 के साथ भी डिवाइड कर लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 1 प्लस वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे, आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले आएंगे, और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन आपके पास ईजी होगी। अब इसी इक्वेशन को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करने ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स थी तो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई आया। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो h क्या बन जाएगा, डी एच ओवर डी वाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ से अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे जो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई बनेगा उसमें पार्शियल एफ और पार्शियल वाई की वैल्यू पुट कर लेके कैंसलेशंस करके इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद ये सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सेपरेबल इक्वेशन में h के वेरिएबल एक तरफ हो गए, y के वेरिएबल एक तरफ हो गए, और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फिर दोनों साइड्स को, तो डी एच इंटीग्रेट होके h बन जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट करके आप सिंपली इसकी इंटीग्रेशन, ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये पार्शियल फ्रैक्शन से हुई है, और इंटीग्रेट करने के बाद जो यहाँ से आंसर्स बनेंगे यहाँ से आपके पास जनरल सोल्यूशन की फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 में एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम वाई वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके वो इक्वेशन एग्जैक्ट बना ली। इक्वेशन एग्जैक्ट होने के बाद जो m होता है वो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स होता है, और जो n होता है वो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई। सिमिलरली दोनों को अब इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, और उनको कंबाइन करके हम जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है कि सारे dy ओवर dx को कंबाइन करके कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद दोनों साइड पे dx को मल्टीप्लाई करके इसको हमने रीअरेंज कर लिया। अब इसको सारी इक्वेशन को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो dx का कोफिशिएंट m बन गया और dy का कोफिशिएंट n बन गया। तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंगली इसको एग्जैक्ट करने वाले हैं। कैसे कि m dx और n dy जो है वो होमोजीनियस है। कैसे होमोजीनियस है, ये देखिए सब की वेरिएबल 1 है और ये इक्वल्स टू 0 है आपके पास। अब xm प्लस yn नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका ये मतलब है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है 1 ओवर xm प्लस yn। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका वो इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को एग्जैक्ट बन गई, क्योंकि एम वाई इक्वल है एन एक्स के। अब m जो होता है वो पार्शियल f और पार्शियल x होता है, और जो n होता है वो पार्शियल f और पार्शियल y होता है। तो इसको हमने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लिया और इसको हमने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद दोनों को हम कंबाइन करके उनका जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले रीअरेंज कैसे करना है कि dx को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे सारे वेरिएबल ले आए। अब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो पहला रूल लगाते हुए हम इसको एग्जैक्ट बना लेंगे। एग्जैक्ट बनाने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, और वहाँ से इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन गई। और फिर उसके बाद हमने एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमने थर्ड रूल लगाते हुए जो है वो इसको एग्जैक्ट बना के सॉल्व करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16, m जो होता है वो dx का कोफिशिएंट है और n जो है वो dy का कोफिशिएंट है, और उसके बाद my और nx फाइंड करके देखा तो वो एक इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बन रही, तो हमने फर्स्ट रूल को यूज़ करते हुए इसको एग्जैक्ट बनाया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड पे, तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट बनने के बाद आपने एग्जैक्ट इक्वेशन के मेथड से इसको इजीली सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 में भी फर्स्ट रूल के ही अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर आप हर रूल के दो एग्जांपल्स भी कर लें तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाएंगे और आपको भूलेंगे नहीं फिर ये। लेकिन इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के पूरे चैप्टर में आपने एक या सिर्फ 2 क्वेश्चंस नहीं करने। इट विल बी बेटर अगर आप 3 to 4 क्वेश्चंस करें। अगर ज़्यादा मेथड्स हैं एक एक्सरसाइज में तो हर मेथड की 2 क्वेश्चंस कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 में भी ऐसे किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में आपका सेकेंड रूल यूज़ हुआ हुआ है और यहाँ पे जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थोड़ी सी डीलिंग डिफरेंट होती है नॉर्मल वेरिएबल से, तो आप ये भी एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है, इसकी इंटीग्रेशन इतनी आपके पास टफ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। 20 में आपके पास फर्स्ट रूल यूज़ हो रहा है। फर्स्ट रूल यूज़ करते हुए आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके आपने अपनी इक्वेशन को एग्जैक्ट बना लेना है। इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, m फाइंड हुआ, m y n x के इक्वल है तो एग्जैक्ट है। सिमिलरली m जो होता है पार्शियल f और पार्शियल x होता है और जो n होता है वो पार्शियल f और पार्शियल y होता है। तो आपने इनको रेस्पेक्टिवली इंटीग्रेट करके इनके सोल्यूशन को कंबाइन करके जनरल सोल्यूशन लिख लेना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी साइन की या किसी भी क्वेश्चन में किसी स्टेप पे मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर लें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस मिस्टेक को समझ लें।